हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर बाल विकास है उसके 2020 के पेपर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहली बात आप पूरे सेमेस्टर भर पढ़िए, और दूसरी बात यदि आप किसी कारण से ये नहीं कर पाए हैं तो निश्चित ही आप कम से कम 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो PYQs हैं उसको कम्प्लीटली जो है आप रिवाइज करिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। निश्चित ही आप एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है अपने एग्ज़ाम में दे पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही PYQs और अदर कंटेंट्स जो है हमारे चैनल पे जो है मिलते रहते हैं। तो जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को, जिसमें हम 2020 का जो पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं बाल विकास का। ठीक है, ठीक। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि 2020 के पेपर में क्या आया हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसमें जो है पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अधिगम धारण। थोड़ा स्क्रीन ये जो PDF है इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो भी दिख रहा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ और आप उसको सुनेंगे और प्रश्न को ध्यान से जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान। यहाँ पर ये पहचान लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिगम धारण पुनः स्मरण और पहचान की प्रक्रियाएं आती हैं। किस में आती हैं? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्मृति के अंतर्गत, तर्क के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, प्रेरक के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आता है स्मृति के अंतर्गत। स्मृति के कुल 4 जो है घटक या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला अधिगम है, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण और जो चौथा है वह है पहचान। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। और अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा अपने जीवन में, अपने लाइफ में, एजुकेशन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जानता है, अर्जित करता है, उन्हें अर्जित प्रेरक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया कि सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्षीकरण और संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण की बात जब भी आएगी तो आप सदैव ही अधिगम के संज्ञानात्मक या अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, है ना? अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, या इसी को हम आप ये कह सकते गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हैं वो सब की सब परिस्थिति और परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो पहला ऑप्शन है भूल और सुधार का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये नहीं हो सकता है, थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा ऑप्शन दिया है सूझ का सिद्धांत। बिल्कुल, सूझ का सिद्धांत जो है वो वुल्फगंग कोहलर ने जो है वो दिया था। ठीक है ना, तो ये दूसरा वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोहलर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था वो चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया था, और चिंपैंजी ने अपनी सूझ से केले का जो
टुकड़ा है जो उस पिंजरे के अंदर, पिंजरे से दूर था और चिंपैंजी पिंजरे के अंदर बंद था, उसने अपनी सूझ से अलग अलग परिस्थितियों में केले के उस गुच्छे को पा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक गेस्टाल्ट सिद्धांत है, और सीखने के लिए संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये जो तत्परता का नियम है, ये आप तो जानते ही हैं कि जो है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का 3 नियम जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, तो हमारा कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं कि जब बालक सीखने को तत्पर होता है, जब बालक सीखने को क्या होता है बच्चों, तत्पर होता है, तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर बात की थी थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने कहा कि प्रयास और त्रुटि द्वारा कोई भी जीवधारी जो है वो सीखता है, और जब वो सीखता है, सीखने के दौरान यदि वो एक्टिव रहता है, सीखने के लिए उत्साहित रहता है, तत्पर रहता है, तो वह अधिक प्रभावशाली तरीके से किसी भी चीज़ को सीख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए तत्परता के होने पर बल दिया। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम याद रखिएगा, है ना। दूसरा नियम इन्होंने दिया अभ्यास का नियम, है ना, और जो तीसरा नियम दिया है वो दिया है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो इन 3 नियमों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी 4। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधिगम वक्र दर्शाता है। अधिगम का वक्र क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल सीखने की मात्रा को, बिल्कुल नहीं, है ना। शिक्षण करने की दिशा को, केवल नहीं। सीखने की मात्रा और समय के संबंध को, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। सीखने की मात्रा तथा अधिगम में लगने वाले समय को, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको निश्चित ही जाके आप देखें, क्योंकि उसमें भी ये प्रश्न जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम का वक्र जो होता है वो एक ग्राफ पर x और y अक्षों के बीच अधिगम और अधिगम में लिए जाने वाले समय या प्रयास के बीच जो है वो ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो 3 तरीके से प्राप्त होता है। एक इस तरीके से, एक ऊपर की ओर उठा हुआ ग्राफ, एक ग्राफ प्राप्त होता है नीचे की ओर दबा हुआ ऐसे। ठीक है, और एक ग्राफ प्राप्त होता है दोनों का मिश्रित स्वरूप, कहीं पे उठा और कहीं पर दबा हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्राफ खींचा गया है ये किन 2 चरों के बीच खींचा गया? तो एक लर्निंग अधिगम और एक्स अक्ष पे समय, उस अधिगम को किए जाने में लगने वाला समय अथवा प्रयास के बीच जो है ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि सीखने की मात्रा तथा समय के बीच संबंध को ये अधिगम का वक्र बताता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। और ये तीनों क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ वक्र है इसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र। इसको बोलते हैं अवनतोदर वक्र, और इसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, समझ में आ गया, मिश्रित वक्र इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा विशेषता भी इसी के साथ सुन लीजिए। अधिगम के उन्नतोदर वक्र की विशेषता ये है कि इसमें अधिगम जो है वो ज़्यादा होता है, अधिगम तेज होता है कम समय में। ठीक है, लेकिन अवनतोदर में क्या होता है, इसमें जो है अधिगम जो है वो कम होता है लेकिन टाइम जो है वो अधिक लगता है, यानी ज़्यादा समय में कम अधिगम। ठीक है, कम अधिगम याद रखिएगा। और यह क्या है? मिश्रित। कभी इस प्रकार का वक्र तब प्राप्त होता है जब
अधिगम और समय दोनों असमान गति से चल रहे हों। ठीक है, चलिए, तो आशा है ये शॉर्ट में मैंने इसको बताया आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ध्यान रखिएगा, 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि जो प्राप्तांक क्रमबद्ध होंगे, क्रमबद्ध प्राप्तांकों के बीचों बीच में आने वाला वो प्राप्तांक होना चाहिए, जिसकी वजह से आधे प्राप्तांक दाईं ओर, आधे प्राप्तांक बाईं ओर जो है बट जाएंगे। तो ऐसा एक ही माप है जिसको हम कहते हैं मध्यिका। ठीक है, मध्यिका एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना। मध्यिका क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जो कि 3 होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें से माध्यिका जो होती है वो एक क्रमबद्ध प्राप्तांकों को, एक विशेष क्रम में रखे गए प्राप्तांकों को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्यिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए मत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका तर्क। जब भी आप किसी समस्या के समाधान के लिए सोचते हैं तो वो तर्क कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, जब भी आप किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है और अपने पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों के द्वारा किसी समस्या का समाधान करता है, तो इसे तर्क कहा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के मापन के लिए 16P, ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 16P है ना, इस तरह से 16P लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये जो 16P सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है रेमंड कैटल ने। ध्यान दीजिएगा, रेमंड कैटल ने 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो कि व्यक्तित्व के मापन के लिए है। ठीक है ना, किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व के मापन के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके लिए उन्होंने जो है 16P नाम क्यों पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने व्यक्तित्व के मापन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की, जिसमें कुल 16 फैक्टर्स के बारे में, 16 कारकों के बारे में चर्चा की गई थी और 16 कारकों पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसका नाम जो है 16P रखा गया। 16P का मतलब पर्सनैलिटी, यानी 16 कारक व्यक्तित्व के। अब यहाँ पर 16PF जो है इसका पूरा नाम होता है 16PF, यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। समझ में आ गया? तो रेमंड कैटल ने इस 16PF सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने 16 कारकों का यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो कारक हैं ये कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? तो ये जो कारक हैं इनका उपयोग करियर के परामर्श के लिए या किसी एम्प्लॉय के टेस्ट के लिए या कई जगहों पर जो है इन 16 कारकों पर आधारित, 16 व्यक्तित्व के कारकों पर आधारित जो प्रश्नावली है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी देता है? ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण किस चीज़ के बारे में जानकारी हमें देता है? तो प्रक्षेपी परीक्षण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो कहलाते हैं, ये व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपी परीक्षण जो किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी व्यक्तित्व मापन की कई विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है प्रक्षेपीय विधि। ठीक है ना, प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि द्वारा जो है अवचेतन क्रियाओं के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के मन के अवचेतन मन में जो बातें छिपी हुई हैं जिसे वह स्वयं भी नहीं जानता है, मैंने ऐसे व्यवहार, ऐसी क्रियाएं, ऐसे गुण जो व्यक्ति के अवचेतन मन में छिपे हुए हैं, ऐसे मन में जिसे व्यक्ति वह स्वयं भी नहीं जानता है, उस बात को जानने के लिए हम प्रक्षेपीय परीक्षणों का उपयोग करते हैं। ठीक है,
याद रहेगा, बिल्कुल आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण के रोर्शा, ठीक है ना, रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण, यहाँ पर लिखा गया है रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कहा गया कि हरमन रोर्शा ने जो स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट परीक्षण बनाया था उसमें कुल कितने कार्ड प्रयोग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रोर्शा ने जो अपना ये टेस्ट जो है बनाया था उसमें कुल 10 कार्ड जो है वो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं, तो 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछ रखा है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। कह रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो याद रखेंगे, सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। इसमें जो है कहा गया परियोजना विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, परियोजना विधि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। परियोजना विधि जो है किलपैट्रिक, जो कि जॉन ड्यूवी के शिष्य हैं। किलपैट्रिक कौन है, किलपैट्रिक जो है वो जॉन ड्यूवी के शिष्य हैं और उन्होंने अपने ही गुरु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जॉन ड्यूवी ही टिक कर देते हैं, नहीं, जॉन ड्यूवी को नहीं टिक करना है। परियोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो जॉन ड्यूवी के शिष्य हैं जिनका नाम किलपैट्रिक है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का जो है विकास किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आगे है ना, क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया, कह रहा है एकल बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो एकल बुद्धि सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन बुद्धि परीक्षण या बुद्धि के संबंध में सिद्धांत है। और जब बुद्धि का मापन सबसे पहले शुरू हुआ तो उस दौरान बुद्धि को एक कारक के रूप में देखा जाता था, यानी बुद्धि सिर्फ एक कारक है ऐसा प्रारंभ में माना जाता था। और प्रारंभ में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले जो शुरू किया वो बिने ने शुरू किया। तो एकल बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो होंगे बिने। ठीक है, याद रखिएगा, जो बिने हैं इन्होंने एकल बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें कहा गया कि ज्ञान को ग्रहण करने और अनुप्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है। ठीक है, तो ज्ञान को ग्रहण करना और उसी ज्ञान को उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिक्षमता अभिवृत्ति अथवा व्यक्तित्व नहीं कहा जाएगा। अभिक्षमता क्या होती है, वे क्षमता जो जन्मजात होती है व्यक्ति के अंदर किसी विशेष कार्य को करने की एक क्षमता जो होती है, और अक्सर वे क्षमता जन्मजात होती है, तो इसे हम कहते हैं अभिक्षमता। लेकिन अभिवृत्ति क्या है, किसी एक पहलू पर व्यक्ति के विचार या सोच जो धारणा वो उसके अंदर होती है वह उसकी अभिवृत्ति कहलाती है। ठीक है, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने और उसे उपयोग करने की क्षमता को हम हमेशा क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, ध्यान रखिएगा, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, तो यहाँ पर TAT जो है वो व्यक्तित्व का मापन करता है ना। TAT का फुल फॉर्म यहीं पर बता देते हैं, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, या हिंदी में कहा जाएगा प्रासंगिक, है ना, क्या कहा जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, यहाँ इसको भी लिख देते हैं। ठीक है ना, थीमेटिक
ए परसेप्शन, ठीक है, TAT। तो ये TAT है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण के लिए है। बाकी जो है भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ये आपका बुद्धि परीक्षण के लिए, स्टैनफोर्ड बिने जो है ये भी बुद्धि परीक्षण के लिए ही है ना। कूडर प्राथमिकता प्रपत्र जो है ये आपका विश्वसनीयता इत्यादि मापने के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया, लेकिन हमारा सही आंसर क्या है, TAT। आगे बढ़ते हैं, ब्रिजेस, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अब आ चुके हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो यहाँ पर कहा गया ब्रिजेस ने किस के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत की का प्रतिपादन किया। ब्रिजेस का नाम आप याद रखें, ब्रिजेस है ना, ब्रिजेस। इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत के लिए संवेगात्मक विकास के लिए, याद रखिएगा, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं जो है हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो भाषा विकास की जो अवस्थाएं हैं वह आपकी 5 हैं, ध्यान रखिएगा। भाषा विकास की 5 अवस्थाएं। सबसे पहली जो अवस्था है उसे हम कहते हैं ध्वनियों की पहचान करना। दूसरी अवस्था है ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरी अवस्था है शब्दों और वाक्यों की रचना करना। चौथी है लिखित भाषा का प्रयोग। और पांचवा है अनुप्रयोग में उन भाषा को अनुप्रयोग में निपुणता लाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भाषा विकास का जो सब क्रम में, भाषा विकास के क्रम में जो सबसे पहला चरण आ रहा है वह ध्वनियों की पहचान करना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ध्वनियों की प्राथमिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कह रहा है, तो वह क्या है, ध्वनियों की पहचान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा विभाजित उन 2 उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 2 उपक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 उपक्रियाएं हैं उनमें से एक को कहते हैं एसिमिलेशन और दूसरे को कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, और दूसरे को कहते हैं एकोमोडेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं पहले को आत्मसातीकरण या इसी को बुलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन और जो है दूसरा जो है आपका वो कहा गया एकोमोडेशन या समविष्टीकरण, कहते हैं समाविष्टीकरण, ठीक है। और अंग्रेजी में कहा जाएगा एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन कहा जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है यहीं पर हमें शॉर्ट में जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए बालक जो है अपने किसी भी ज्ञान को सीखते वक्त या संज्ञानात्मक विकास जब भी उसका होता रहता है उस दौरान वो नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। तो क्या है कि आत्मसातीकरण से जो तात्पर्य है, इसी जो मानसिक संरचनाएं बालक जो बनाता रहता है, ठीक है ना, उसमें पूर्व में जो उसने भी जो भी उसने मानसिक संरचना बना कर रखी है उसमें यदि कोई नई सूचना को जोड़ना चाहता है या कोई नई जानकारी उसके अंदर ऐड करना चाहता है तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण, ठीक है। लेकिन समविष्टीकरण क्या है, समविष्टीकरण जो है उन्हीं बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने के संबंध में जब भी
पूर्व में बनाई गई बौद्धिक संरचनाओं में वो सुधार करेगा, तो उसे हम कहेंगे समविष्टीकरण। अर्थात आत्मसातीकरण में नई जानकारी जो है बौद्धिक संरचना में शामिल की जाती है, और समविष्टीकरण में क्या किया जाता है, पुरानी सूचनाओं में कुछ क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो है कोई व्यक्ति ऐसा है, उदाहरण के लिए कोई बालक ऐसा है जिसने कभी भी किसी जानवर को नहीं देखा, लेकिन पहले उसने देख लिया कुत्ते को। कुत्ते का कलर क्या था, सफ़ेद था। तो उसने अपने ज्ञान में जोड़ लिया कि कुत्ता होता है, किसी ने उसे बता दिया कि कुत्ता होता है और कुत्ता सफ़ेद होता है। ठीक है, तो कुत्ता सफ़ेद होता है। एक दिन उसने एक और कुत्ते को देखा, लेकिन वो काला था। तो किसी ने बता दिया कि ये देखिए, ये भी कुत्ता है लेकिन काला है। अर्थात उसने एक फिर से नई जानकारी जोड़ी कि कुत्ता काला और सफ़ेद भी हो सकता है। ठीक है, तो नई जानकारी उसने कुत्ते वाली जानकारी में नई जानकारी जोड़ दी कि सफ़ेद की जगह काला भी हो सकता है। लेकिन एक दिन उसने बकरी को देख लिया। ठीक है, उसने बकरी कभी नहीं देखा था, लेकिन बकरी को देख लिया और वो बकरी काली थी, तो वो उसको कुत्ता कहने लगा। क्या वो वाकई में कुत्ता है? नहीं। उसको बताया गया कि ये देखो, ये काला है लेकिन कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, एक नया जानवर। तो उसने अपनी पूर्व की जानकारी में बदलाव किया और उसने ये देखा कि काले सिर्फ कुत्ते ही नहीं होते हैं, काले कुछ और भी जानवर हो सकते हैं, बकरी भी काली हो सकती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी पुरानी जानकारी में क्या किया, सुधार किया, यानी समविष्टीकरण किया। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। जेपी गिलफोर्ड ने किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को विभाजित किया है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में जैसा कि पूछ रखा है कि गिलफोर्ड ने किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को विभाजित किया है, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुल 3 विमाओं में, ठीक है ना, कुल कितनी विमाओं में, कुल 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को विभाजित किया है। ठीक है ना, जिसमें से कुल तीनों विमाएँ कौन कौन सी हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। पहली है संक्रियाएँ, दूसरी है आपकी सामग्री और तीसरी है आपकी उत्पाद। ठीक है, तो संक्रियाएँ, ऑपरेशंस जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सामग्री, उसके बाद उत्पाद, ये 3 विमाएँ हैं। और इन 3 विमाओं को जो है जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत के रूप में, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड का ये जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, याद रखिएगा, त्रिआयामी सिद्धांत। और इस सिद्धांत में जेपी गिलफोर्ड ने जो विमाएँ या डायमेंशंस जो बनाई हैं वो संक्रियाएँ, सामग्री और उत्पाद है, जिसकी पहली विमा पर संक्रियाएँ, दूसरी विमा पर सामग्री और तीसरी विमा पर उत्पाद है। अब इसमें इन्होंने इन सभी डायमेंशंस में, इन सभी विमाओं में अलग अलग फैक्टर्स जो है वो निर्धारित किए। तो जो संक्रिया वाली विमा है उसमें कुल 6 फैक्टर उन्होंने निर्धारित किए, जिसमें से पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति अभिलेखन और तीसरा है स्मृति धारण, उसके बाद चौथा है परंपरागत चिंतन, पांचवा है गैर परंपरागत चिंतन और लास्ट छठवां है जो है वो मूल्यांकन। ठीक है, तो कुल 6 यहाँ पर संक्रियाओं वाली विमा में 6 फैक्टर यहाँ पर हैं। उसके बाद दूसरी जो विमा है जिसको सामग्री कहा जाता है, उसमें 5 जो है फैक्टर्स या कारक हैं। पहला दृश्विक, दूसरा श्रवणिक, तीसरा सांकेतिक, चौथा है शाब्दिक और पांचवा है व्यवहारिक। ठीक है ना, इसी तरह से तीसरी विमा जो है जिसे हम उत्पाद कहते हैं उसमें भी 6 कारक हैं। जो पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा प्रणाली, पांचवा प्रत्यावर्तन और छठवां निहितार्थ। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये इसमें सिर्फ हमें इन्हीं 3 कारकों, 3 विमाओं के बारे में पूछा था, उनमें पाए जाने वाले कारकों के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने 3 विमाओं में कुल जो है 6, 5, 6 इस तरह से कारकों का वर्णन किया है। और इन्होंने तीनों विमाओं के इन सभी कारकों के गुणनफल के बराबर
कुल 180 कारकों का वर्णन किया है। अर्थात वो कहते हैं कि बुद्धि के कुल कितने कारक हैं? 180 कारक हैं, ठीक है। और ये 180 कारक इन्हीं 3 विमाओं पर उपस्थित कारकों के गुणनफल के बराबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि के जेपी गिलफोर्ड के अनुसार कुल 180 कारक किसके हैं? बुद्धि को निर्धारित करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जेपी गिलफोर्ड। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहला इसमें क्या था? पहला था संक्रिया, और ये हो गया सामग्री, और तीसरा क्या है आपका? उत्पाद, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहा गया युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा था। देखिए, तो ये कार्ल जुंग की बात कर रहा है। कार्ल युंग ने, जो कि सिगमंड फ्रॉयड के ही शिष्य थे, उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। 3 प्रकार के व्यक्तित्वों की चर्चा की। एक अंतर्मुखी, है ना, कि कौन कौन से? एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा कहा उभयमुखी, ठीक है। जो व्यक्ति अपने में ही लीन रहते हैं, है ना, अपनी भावनाओं विचारों को बाहर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो अंतर्मुखी कहलाते हैं। बहिर्मुखी जो मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी विचारों भावनाओं को सभी से कहते हैं, मिलते जुलते हैं, वो बहिर्मुखी कहलाते हैं। और उभयमुखी मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही गुणों को रखने वाले व्यक्ति जो हैं उभयमुखी कहलाते हैं। और ये समय के अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निरंतर जो है समयानुसार बदलते रहते हैं, इसलिए इनके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण पाया जाता है, ठीक। चलिए, और उसके बाद तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं को बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही पूछ रखा था कि तर्क के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से इसके अंदर कारक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 4 कारक हैं। सबसे पहला क्या होता है? अधिगम होता है ना। उसके बाद होता है धारण, फिर उसके बाद होता है पुनः स्मरण, और उसके बाद होता है पहचान या आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कुल यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं तर्क के दौरान। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप ये जो अभी मैंने बताया ये तर्क का नहीं है, ये बल्कि स्मृति के कारक हैं, ठीक है ना। तर्क के कारकों को आइए हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तर्क के अंतर्गत जो होने वाली प्रक्रिया है उसको यहाँ पर समझाना है। तो जो तर्क के अंदर जो सबसे पहली क्रिया होती है, अच्छा, तर्क का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान में हमारे पास जो तथ्य आधार के रूप में मौजूद हैं, उन पर कुछ पूर्व निर्धारित नियमों का उपयोग करके जब हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वो जो है वही तर्क कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है, ठीक है। यानी कि तर्क उस समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को संयोजित करता है जिस समस्या का समाधान पूर्ववर्ती समाधानों के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुल मिला के ये आपको समझना है कि तर्क जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नई समस्या के समाधान के लिए मौजूदा तथ्यों के आधार पर पूर्व ज्ञान का उपयोग करके समस्या का समाधान करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता क्या है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वह प्रीमाइस बनाना। प्रीमाइस का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक आधार बनाते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहला काम है प्रीमाइस या आधार बनाना, ठीक है। प्रीमाइस बनाना, आधार बनाने के बाद जो है हम आधार के उस पर जो है प्रीमाइस क्या होते हैं, कुछ तर्कों के प्रारंभिक बिंदु होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। तो इन्हीं प्रीमाइसेस के आधार पर क्या निकालते हैं हम? निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो तीसरा काम करते हैं संबंध स्थापित करते हैं।
संबंध स्थापन। ठीक है, संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं, है ना, संश्लेषण और विश्लेषण। समझ में आ गया। और अंत में क्या किया जाता है, अंत में लिया जाता है निर्णय। ठीक, चलिए, तो तर्क के अंतर्गत ये हमारे जो है कुल 4 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रीमाइस बनाना, आधार बनाना, दूसरा निष्कर्ष निकालना, तीसरा संबंध स्थापित करना, उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण करना, अंत में निर्णय लेना। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अनुकरण अनुकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुकरण का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के व्यवहार को या क्रिया को देखकर उसी क्रिया को पुनः अपने द्वारा रिपीट करता है, दोहराता है, तो यही अनुकरण कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में आप जान लीजिए। ऐसे अभिप्रेरक जो जन्म से विद्यार्थी, जो व्यक्ति के अंदर होते हैं जन्म से ही, ठीक है ना, उसे वह कहीं से सीखता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अभिप्रेरक कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, बालक को भूख लगती है पैदा होने के दिन से ही, तो भूख जन्मजात अभिप्रेरक है। प्यास जन्मजात अभिप्रेरक है ना। विश्राम या आराम करना, है ना, पहले दिन से ही आराम, और निद्रा, सोना, है ना। तो ये सब क्या है, भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा इत्यादि जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो है पूछ रहा है कि स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का नाम बताइए। तो बिल्कुल अभी पहले, इसके पहले मैंने इसको बताया था, है ना, जो कि थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तर्क के बारे में मैंने बता दिया था, हालांकि वो स्मृति के अंदर थी, तो फिर से उसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या था, वो था आपका अधिगम। ठीक है, स्मृति के अंतर्गत क्या होता है, अधिगम होता है। दूसरा होता है धारण, है ना। तीसरा होता है पुनः स्मरण, और चौथा होता है पहचान। ठीक है, चलिए, अब आता है बहुलक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुलक जो है सांख्यिकी के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और किसी प्राप्तांकों के समूह में जो अंक सबसे अधिक बार आया होता है ना, वही क्या कहलाता है, बहुलक। क्या होता है, सबसे अधिक बार आया प्राप्तांक। ठीक है, तो जो अंक जो है प्राप्तांकों के समूह में कई बार जिसकी आवृत्ति हुई हो, कई बार आया हो, वही बहुलक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं। अर्जित प्रेरक माने ऐसे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है, अपने जीवन में उसे सीखता है, जानता है, वह अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था। बुद्धि लब्धि का मापन का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछता रहता है। बुद्धि लब्धि जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, IQ कहते हैं, वो क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज माने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है। क्या है, ये है आपकी वास्तविक आयु, और ये क्या है, मानसिक आयु। समझ में आया। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, बाल विकास की अवस्थाओं की बात कर रहा है ना। तो बाल विकास की जो सबसे पहली अवस्था है वह है आपकी शैशवावस्था। दूसरी है आपकी बाल्यावस्था, है ना। तीसरी है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही 3 अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा प्रौढ़ावस्था भी होती है। समझ में आ गया। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है ना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले क्या हो सकती है, व्यक्ति की जो है वातावरण, वो किस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, उसका परिवार की शैक्षिक स्थिति, है ना, बालक की अभिप्रेरणा, बालक की अभिरुचि, शिक्षण की विधियाँ, आनुवांशिकता, ये सभी जो हैं अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूछा है कि अभिप्रेरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हम अभिप्रेरण की विधियों पर बात करेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ यहाँ पर अभिप्रेरणा की हैं। तो आपने बचपन से ही देखा होगा, जब भी आपको किसी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार एक अभिप्रेरक है, पुरस्कार देना, ठीक है। दूसरी विधि हो सकती है आपकी प्रशंसा अथवा निंदा करना, है ना। और तीसरा है आपका परिणामों का ज्ञान होना, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन देना। ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये आपके अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अभिप्रेरण की विधियां हैं, ठीक है। तो इन सभी से आप शिक्षण में प्रयोग होने वाली विधियों का को बना सकते हैं। जैसे कभी भी बालक कोई अच्छा काम करे तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई बालक अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए, और गलत काम करे तो उसकी निंदा भी करनी चाहिए, है ना। और किसी भी कार्य को शिक्षण करने से पूर्व उसके जीवन में क्या महत्व है उसे अवश्य ही बता देना चाहिए। अर्थात किसी ज्ञान का उपयोग वह कहाँ कर सकता है उसको भी ज्ञान जो है बता देना चाहिए। और किसी भी शिक्षण या किसी ज्ञान के महत्व को भी जानना विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। उसके साथ ही साथ अच्छी शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए रुचिकर ढंग से, रोचक ढंग से विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए मनोरंजक तरीके से विद्यार्थियों को जो है शिक्षण करें तो निश्चित ही वो अभिप्रेरित होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30वां प्रश्न। अब आइए बात करते हैं 31वें, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया। बाल विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो लघुत्तरीय यह एक आसान प्रश्न है जिसको आप जानते होंगे, आपने पढ़ा है कि बाल विकास वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विद्यार्थियों के विकास से संबंधित और उसके संपूर्ण सर्वांगीण विकास से संबंधित क्रियाओं पर बात करते हैं। इसमें हम विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास से लेकर उसके व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिवृत्ति, भाषा, बुद्धि, व्यक्तित्व इत्यादि सभी पर उसकी मानसिक स्थिति, जैसे तनाव, कुंठा, स्मरण, विस्मरण, है ना, अभिप्रेरणा, थकान, सभी पहलुओं पर जो है हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें अभी मैंने कही यह बाल विकास के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाल विकास जो है किसी भी एक शिक्षक, बाल विकास का ज्ञान जो है किसी भी शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। न केवल शिक्षक को बल्कि वर्तमान समय में मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को बाल विकास का ज्ञान जो है अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी न कभी एक परिवार में रहता है, उसके संपर्क में कुछ न कुछ कोई न कोई विद्यार्थी, कोई न कोई बालक अवश्य रहता है। यदि उसे बाल विकास का एक अच्छा ज्ञान होगा तो निश्चित ही अपने घर के परिवार के विद्यार्थियों को एक अच्छे तरीके से उन्हें सिखा पाएगा, उनके व्यवहार को एक अच्छी दिशा में ले जा पाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, अधिगम का अर्थ बताइए। अधिगम क्या है, ठीक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अधिगम को परिभाषित किया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो व्यवहारवादियों ने कहा कि जब हम किसी नई चीज़ का अर्जन कर लेते हैं जो कि हमारे व्यवहार को स्थायी रूप से बदल देता है तो वो अधिगम है, ठीक है। यानी व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। नई अभिवृत्तियों, ज्ञान, कौशलों का अर्जन जो है वो अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम को इस तरह से कई परिभाषाओं द्वारा आप परिभाषित कर सकते हैं। और अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहली जो प्रभावशाली, सबसे वर्तमान में विधि चल रही है वो लर्निंग बाय डूइंग है। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना, और वाद विवाद या समूह चर्चा विधि द्वारा सीखना, भ्रमण विधि द्वारा सीखना, ठीक है। ये सब वर्तमान प्रवृत्तियां हैं जो कि आजकल अधिगम के लिए प्रभावशाली विधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को सिखाने के संदर्भ में थॉर्नडाइक के नियम पर
महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक के जो 3 नियम है वो मैंने अभी अभी आपको चर्चा की थी। थॉर्नडाइक ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, मुख्य नियम जिन्हें हम कहते हैं। पहला नियम बोला था तत्परता का नियम, दूसरा जो है वो है अभ्यास का नियम, और तीसरा जो है वो है आपके प्रभाव का नियम। तो स्टूडेंट्स जो है ये 3 जो नियम हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, अभी छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण नियम जो हैं। तो आइए कैसे महत्वपूर्ण है हम समझते हैं। तत्परता का नियम, जो बचपन की अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, खेल की अवस्था होती है। पढ़ने में जो है विद्यार्थी उतने तत्पर नहीं रहते हैं जितने कि खेलने में वो तत्पर रहते हैं। तो हमें विद्यार्थियों को किसी विधि द्वारा सीखने के लिए तत्पर करना होगा, मनोरंजक विधियों का प्रयोग करना होगा। जब हम ये समझेंगे कि विद्यार्थी किस विधि से सीखने में तत्पर हो सकता है, हम उन्हीं विधियों का उपयोग करके उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। तो तत्परता का नियम, एक बार जब विद्यार्थी तत्पर हो गया तो वह बार बार जो है उस काम को करना चाहेगा, सीखना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि तत्पर होना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक, दूसरी बात अभ्यास का नियम, विद्यार्थी जो कुछ भी सीखता है, सीखी गई विषय वस्तु को उसे निरंतर जो है दोहराते रहना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। बार बार रिपीट करने से, दोहराने से, पुनरावृत्ति करने से विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान में स्थायित्व आता है। वह ज्ञान जो है विद्यार्थी के मस्तिष्क में, उसके व्यवहार में धीरे धीरे शामिल होने लगता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो किसी भी एक शिक्षक को चाहिए कि वो जो भी ज्ञान विद्यार्थियों को दे रहा है या जो कुछ भी उसे सिखा रहा है उसका अभ्यास निरंतर कराते रहे, ताकि वो निरंतर उसके हमेशा के लिए उसके व्यवहार में, उसके ज्ञान में शामिल हो जाए। तीसरा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है उससे उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलनी चाहिए। यदि संतुष्टि मिलती है तब तो वह काम दोबारा करेगा, यदि असंतुष्टि मिलती है तो वो निश्चित ही उस कार्य को उसी दिन छोड़ देगा। ठीक है, तो एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी तरीके का उपयोग करके विद्यार्थी को सिखा रहा है वह विधि उस विद्यार्थी को प्रभावित करनी चाहिए। वह ज्ञान या वो तरीका विद्यार्थी को अच्छा लगना चाहिए, उसे संतोष मिलना चाहिए, जिससे कि वो अगली बार भी उस कार्य को करना चाहेगा या उस ज्ञान को या उस विषय को बार बार सीखना चाहेगा। इसीलिए एक शिक्षक को थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम का न केवल ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसको कक्षा में बेहतरीन तरीके से उपयोग करने का भी कौशल शिक्षक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव ने दिया था। इसको हम जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नैमित्तिक है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और अन्य कई नियमों से भी इसको जाना जाता है। आइए इसको समझते हैं। तो जो पावलोव ने अपने सिद्धांत को दिया है, इस सिद्धांत में उन्होंने ये जो प्रयोग है वो एक कुत्ते पे उन्होंने प्रयोग किया था, और उस कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें यह बात प्रमुख थी कि यदि किसी एक जीवधारी के समक्ष हर एक जीवधारी जो होता है, कोई भी जीवधारी जो होता है उसका एक स्वाभाविक गुण होता है। ठीक है ना, एक स्वाभाविक गुण होता है, और वह स्वाभाविक गुण किसी स्वाभाविक उद्दीपक को सामने रखने पर ही प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो स्वाभाविक गुण है उसको नेचुरल रिस्पॉन्स कहा गया। यदि नेचुरल रिस्पॉन्स तभी प्रस्तुत होता है जब नेचुरल स्टिमुलस उसके सामने रखा जाए। ठीक है, तो हर एक स्वाभाविक गुण किसी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर ही होता है। ठीक है, और कभी कभी हम यदि नेचुरल रिस्पॉन्स को उत्पन्न करना चाहते हैं तो नेचुरल स्टिमुलस के साथ अननेचुरल स्टिमुलस जो है, यानी कि अप्राकृतिक या अस्वाभाविक कोई उद्दीपक दोनों को एक साथ दे दिया जाए तो भी वह अनुक्रिया
यानी नेचुरल रिस्पांस जो है वो होने लगती है। लेकिन यदि धीरे धीरे इसी को बार बार दोहराते रहा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि नेचुरल रिस्पांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अननेचुरल स्टिमुलस के प्रस्तुत करने पर ही होने लगता है, और इसको कहते हैं ये अनुबंधन। ठीक है, तो अनुबंधन क्या है? जब अननेचुरल रिस्पांस का अननेचुरल स्टिमुलस का जो संबंध है वो नेचुरल रिस्पांस के साथ हो जाए तो यही जो है वो संबद्ध प्रतिक्रिया या फिर शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो है आपका पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत रहा। यानी कुल मिला के इस सिद्धांत में यही कहा गया कि हर एक व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण होता है जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक को सामने रखने पर ही प्रस्तुत होता है। यदि उस व्यक्ति के सामने या उस जीवधारी के सामने किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी रख दिया जाए तो वह व्यक्ति, और बार बार इसकी आवृत्ति की जाए तो वो व्यक्ति जो है एक समय ऐसा आता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के न रहने पर सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण ही स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, और यही जो है वो संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने जो है स्वाभाविक उद्दीपक के लिए इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते का उपयोग किया। ठीक है ना, पावलोव ने किसका उपयोग किया? कुत्ते का। और कुत्ते का जो स्वाभाविक व्यवहार है वह जब वो भोजन को देखता है तो वो क्या टपकाने लगता है? लार। ठीक है, तो जो भोजन हो गया वो तो स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन लार क्या है? लार एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, तो इसी लार और भोजन के बीच का जो रिलेशन है यही पावलोव ने उपयोग किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो लार का आना है वो भोजन के कारण हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ एक अननेचुरल स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को बजाना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। यानी कि भोजन और घंटी दोनों एक साथ उन्होंने देना शुरू कर दिया। पहले घंटी बजाते, भोजन देते, कुत्ते घंटी जो है भोजन देते, कुत्ते के मुंह में लार आती, उसी के साथ तुरंत जो है घंटी बजाते। ठीक है, और यही काम बार बार उन्होंने रिपीट किया। ठीक है, रिपीट करते करते एक ऐसा समय आया कि जो नेचुरल रिस्पांस लार का आना है, अब उन्होंने क्या कर दिया? भोजन को हटा दिया और सिर्फ क्या बजाने लगे? घंटी। और उस घंटी की वजह से केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही नेचुरल रिस्पांस जो है यानी लार का आना उस कुत्ते के मुंह में शुरू हो गया। तो इस तरीके से घंटी का संबंध जो है वो लार आने से हो गया। यह अनुबंधन हो गया, यह शास्त्रीय अनुबंधन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये शॉर्ट में मैंने इस सिद्धांत को समझाया, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अलग वीडियो में जो है हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस विस्मरण का क्या अर्थ है? विस्मरण माने होता है भूलना। ठीक है, विस्मरण यानी कि जब कोई व्यक्ति सीखी गई वस्तु को या अपने स्मृति में धारण की गई विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याद नहीं कर पाता है, दोबारा उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, पुनः स्मरण नहीं कर पाता है या पहचान नहीं कर पाता है, तो वो विस्मरण कहलाता है। अब इसके कारण पर प्रकाश डालिए। पहली बात कि जब वह सीख रहा था उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, तो मानसिक स्थिति तनाव, कुंठा इत्यादि विस्मरण को प्रभावित करता है। दूसरा, उसके सीखने के वातावरण पर, सीखी गई विषय वस्तु को किस विधि द्वारा सीखा गया था, शिक्षण विधियां भी, शैक्षिक वातावरण भी, है ना, ये सब जो है उस व्यक्ति के विस्मरण को प्रभावित करता है। सीखने के वक्र को रेखांकित कीजिए और इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, सीखने के वक्र के बारे में मैंने अभी ऊपर इसी वीडियो में समझाया था, है ना। इसलिए ये जब कोई शिक्षक इस सीखने के वक्र के बारे में समझता है तो वह ये समझ पाता है, ये निर्धारित कर पाता है कि विद्यार्थी कब किस परिस्थिति में किस तरीके से सीखेगा और इसके सीखने की गति को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किन किन क्रियाओं द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षण के संबंध में उसे एक बेहतर समझ जो है वो डेवलप हो पाती है एक शिक्षक के अंदर। इसलिए हर शिक्षक को सीखने के वक्र के संबंध में विशेष रूप से विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सीखने का वक्र क्या है इसके ऊपर मैंने अभी संक्षिप्त में बताया था, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ लिखिए। तो बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे ही हैं, वो तो खेलने में उनको तो खेलना ही अच्छा लगता है, खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा खेल विधि द्वारा यानी मनोरंजक विधियों द्वारा जो है शिक्षण करें। बच्चों का बौद्धिक स्तर जो है विकास बहुत तेज़ी से होता रहता है, लेकिन ज्ञान की गुणवत्ता नहीं होती है, तो सीखने के विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है,
बौद्धिक विकास उनका तेजी से होता है। इसलिए हमें क्या करना है, उन्हें शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाना है, अनुभवों द्वारा सीखने पर बल देना है। विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम सामग्रियों में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करना है। ऐसी मनोरंजक शिक्षण विधियों का उपयोग करना है जिससे उन्हें सीखने में रुचि आए। ठीक है। इसके अलावा शिक्षक को एक अच्छे कक्ष का वातावरण निर्मित करना है जिसमें विद्यार्थी सहयोग ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण में सीख सकें। ठीक है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अच्छी पाठ्य पुस्तकें, है ना, और एक अच्छे पाठ्यक्रम का जो है चाहिए। दूसरी चीज़ कि उन्हें एक अच्छे शिक्षण विधियों का उपयोग करके जो है वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होगा, इससे बालक के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना जो है वो सीख लेता है, तो वही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। अब ये तीन तरीके, ये जो है मूल रूप से दो तरीके से होता है। एक ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है ना, और जो एक होता है पार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण का मतलब कि जब कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को उससे किसी उच्च स्थिति में ले जाकर प्रयोग करना सीख लेता है, तो वो ऊर्ध्व स्थानांतरण। जैसे साइकिल चला के बाइक चलाना सीख लेता है, वो ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। पार्श्विक स्थानांतरण का मतलब हुआ यदि कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति की सीखी गई वस्तु को उसी परिस्थिति में कहीं और उपयोग कर लेता है, तो वो पार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे बालक ने जोड़ घटाना मैथमेटिक्स में सीख लिया और उसको अलजेब्रा में ले जाकर जोड़ घटाना करना सीख रहा है, तो वो जो है पार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है। तो अधिगम स्थानांतरण का होना अति आवश्यक है। इससे क्या होता है, अधिगम बहुत तीव्र हो जाता है। एक शिक्षक जब अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया को बेहतरीन ढंग से समझता है तो वह एक विषय को दूसरे विषय से आसानी से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। और जैसे ही विद्यार्थी एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना सीख जाएगा, उसे सीखने में बड़ी सरलता होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए एवं व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लिखिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। व्यक्तित्व जो होता है वो शील गुणों का समन्वय होता है। एक कई प्रकार के शील गुणों का समन्वय जो है व्यक्तित्व कहलाता है। हालांकि व्यक्तित्व की कई परिभाषाएं जो हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। तो आइए उन परिभाषाओं का कुछ अवलोकन कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक व्यक्तित्व के संबंध में एक छवि जो है आपके मस्तिष्क में बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कहा। एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम जेपी गिलफोर्ड है, वो कहते हैं कि गुणों का समन्वित रूप है व्यक्तित्व। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। इसी तरीके से बिग एंड हंट की एक परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जिन्होंने कहा कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। और इसी में एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि आलपोर्ट ने दी है 1937 में, जिन्होंने 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए अपनी एक परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अंदर का एक मनोशारीरिक गुण है और यह गत्यात्मक संगठन है जो समय के साथ निरंतर बदलता भी रहता है ना, जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति अपने वातावरण के साथ एक समायोजन स्थापित करने में सफल हो पाता है। ठीक है, और व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से यहाँ पर किया है ना। तो कई आधारों पर अगर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करें तो कार्ल जुंग ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि सिगमंड फ्रॉयड के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है मूलतः 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर की थी। इसके अलावा शरीर की रचना के आधार पर भी क्रेशमर ने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। वो क्रेशमर ने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कौन कौन सा? तो सबसे पहला उन्होंने कहा लंबकाय, है ना, काय शरीर, है ना। दूसरा उन्होंने कहा सुडौल काय, कौन? सुडौल काय। और तीसरा उन्होंने जो कहा गोल काय,
ठीक है। तो ये 3 वर्गीकरण जो है क्रैस्मर ने किया 1925 में। इसके अलावा और भी कई सारे व्यक्तित्व के वर्गीकरण जो है यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक का वर्णन आप कर देंगे। अब अगला प्रश्न कहा कि सांख्यिकी का अर्थ बताइए, सांख्यिकी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? गणनाओं का विज्ञान, ठीक है। इसमें हम आंकड़ों का विश्लेषण करके, है ना, किसी समूह की विशेषताओं का पता लगाते हैं, उसके अंदर छिपे हुए गुण दोषों का पता लगा सकते हैं सांख्यिकीय गणनाओं के द्वारा। महत्व क्या है? सांख्यिकी के द्वारा हम वर्तमान में किसी भी प्रक्रिया के संबंध में उसके अंदर के गुणों को जानना और साथ ही साथ उसके द्वारा पूर्वानुमान लगाने का काम भी किया जा सकता है। सांख्यिकी के उपयोग से व्यक्ति दैनिक जीवन में कई सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, ठीक है। तो सांख्यिकी के बारे में जो है ये बात रही है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज हमने अपने इस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें सीखी, सैद्धांतिक ज्ञान भी हमने प्राप्त किया। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक अभी तक आप देख रहे हैं तो निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा सेशन आज का हुआ और आपके ज्ञान में निश्चित ही वृद्धि हुई होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो में इतना समय दिया है ना। इसी प्रकार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो ही जस्ट आपके सामने आने ही वाली है, उसको भी आप जो है देखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।